बस से उतरने के बाद सबसे पहले हमने छतरी निकाली, क्योंकि यूरोप में मौसम का कोई भरोसा नहीं है। खज़ां का मौसम स्टार्ट होती है, यहाँ आपको सूरज कम और बारिशें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फिर हमने मेट्रो स्टेशन का रुख किया और एक अच्छा शहरी होने का सबूत देते हुए हमने टिकट खरीद ली। यूरोप में सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से आपको कैश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बैंक का कार्ड हर जगह पर चल जाता है। इर्द गिर्द बहुत देखा, लेकिन मुझे कहीं भी हमारे सस्ते आशिकों की शायरी ट्रेन में सीटों पे कहीं भी देखने को नहीं मिली। हैरानी मुझे इस बात की हुई कि इनके स्टेशन हमारे एयरपोर्ट से ज़्यादा साफ थे। ट्रेन स्टेशन से निकलने के बाद माहौल को एंजॉय करते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ पैदल निकले। अब इस वक्त हम मौजूद हैं यूरोप में दूसरे सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले शहर एम्स्टर्डम। नीदरलैंड का कैपिटल और सालाना तकरीबन 20 लाख लोग एम्स्टर्डम को विजिट करने के लिए आते हैं। वैसे तो एम्स्टर्डम दो हुआ करते थे। अमेरिका का शहर जिसे हम न्यूयॉर्क से जानते हैं, 1624 में जब वो डच कॉलोनाइजेशन के अंडर था, तब वो न्यू एम्स्टर्डम कहलाया जाता था। एंग्लो डच जंग के दौरान डच ने वो न्यू एम्स्टर्डम ब्रिटिश को बेच दिया अफ्रीकन कंट्री सूरीनाम के बदले, और ब्रिटिश ने उसका नाम न्यूयॉर्क रख दिया। वैसे तो हम स्टेशन से पैदल निकले, लेकिन आप म्यूजियम तक पहुंचने के लिए इन फेरीज के थ्रू भी आ सकते हैं, साइकिल्स के थ्रू भी आ सकते हैं। ऑन द स्पॉट बुकिंग के लिए आप ये QR कोड स्कैन करके टिकट ले सकते हैं। एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं। बड़ों के लिए 20 यूरो और बच्चों के लिए म्यूजियम बिल्कुल फ्री है। टिकट लेने के बाद हम बाकियों की तरह, चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, सब लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये नहीं कि अंदर किसी का मामू चाचू हैं कॉल करवा के अंदर सीधा चला जाता है। सब अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, तो हम भी लाइन में लग गए। राइक म्यूजियम नीदरलैंड का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। इसकी बुनियाद 1800 में रखी गई थी। यहाँ पर डच गोल्डन एरा की साइंस और आर्ट की सबसे बड़ी कलेक्शन रखी गई है। डच गोल्डन एरा 1585 से लेकर 1702 तक दुनिया में साइंस और आर्ट में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क था। बाहरी दुनिया से तिजारत करने के लिए उनको समंदर का रास्ता भी इस्तेमाल करना पड़ता था, जिनके लिए उन्होंने बड़े कार्गो जहाज़ बनाए और नेवल डच सेक्टर पर ज़्यादा फोकस रखा। नए इंजन बनाए, नेविगेशन सिस्टम पर काम किया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शिप इंटरनल मैकेनिज्म, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एडवांस प्रोपेलर और आर्टिलरी पर भी काम किया। इसके अलावा जंगी साजो सामान, आर्टिलरी सेक्टर में कई नई इन्वेंशन किए, और ताकि अपने जहाज़ों को बहरी कज़ाकों से महफूज रख सकें। ये सेम वही गन है जो आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में जैक स्पैरो के साथ देखी थी। इस तरह की कई और टाइम पीरियड्स मूवी में देखे होंगे आपने। पुराने ज़माने में यूरोप में अक्सर हुकूमती समंदरी डाकुओं की सरपरस्ती किया करती थी। ऐसे डाकुओं को प्राइवेटियर कहा जाता था। उनको सरकारी इजाज़तनामा दिया जाता था कि वो दुश्मनों और अजनबियों के जहाज़ों को लूट ले और ग़ुलाम बना ले। उस इजाज़तनामे को लेटर ऑफ मार्क कहा जाता था। ऐसे डाकू बड़े बाइज़्ज़त होते थे, क्योंकि उनके काम से हुब्बुल वतनी भी ज़ाहिर होती थी। आमतौर पर लूट के माल का आधा हिस्सा हुकूमत का होता था और बाकी डाकू आपस में तकसीम कर लेते थे, और इस लेटर को फ्रांस में लेटर दी कोर्स कहा जाता है। और दूसरी तरफ उस वक्त यूरोप में आर्ट का बड़ा जोर था। डिविंची, वान गॉग जैसे आर्टिस्ट आज भी 500-600 साल बाद अगर उनकी पेंटिंग अगर आप देख ले, कलर ग्रेडिंग, शेड्स इतनी बारीक बीनी से उन्होंने इस्तेमाल किए थे कि आप हैरान हो जाएंगे। आइए मैं विंसेंट वैन गॉग का एक्चुअल पोर्ट्रेट दिखाता हूँ, जिसका जिक्र फर्जी सीरीज में हुआ है। कैसी लगी? बहुत अच्छी। विंसेंट वैन गॉग है, उसका सेल्फी। ये समझ ले कि मैंने इसकी खबर से निकाला। इसको क्यों निकाला? डच बहरी जहाज स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इतनी मजबूत, अगर वो दूसरे जहाज से टकरा भी जाते, दूसरे जहाज को बीच में तोड़ लेते थे। असलहे से लैस 30 से 40 कैनन्स उसके इर्द गिर्द नस्ब किए गए होते थे। ये डच लोगों के लिए बड़ी एजाज़ की बात थी कि उन्होंने पहली बार एग्जीबिशन में 1919 में लोकली डच मेड फाइटर जेट FK-23 बैंटम पेश किया। इसकी स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर थी। ये एक डच कॉलोनियल स्कूल रजिस्टर है, जिसमें से स्टूडेंट्स का बायोडाटा और तस्वीर लगाई जाती थी। इस तरह के और दिलचस्प वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।